टॉपिक है वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। ये टॉपिक लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है। अगर ये टॉपिक शॉर्ट में आ जाए तो आपने सिंपली ये जो स्टेटमेंट वन है आपने सिर्फ इतना यहाँ तक इसको लिखना है, और अगर लॉन्ग में आ जाए तो फिर प्रॉपरली आपने उसकी डेरिवेशन करनी है। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप इसकी मीनिंग समझेंगे कि इस टॉपिक का मीनिंग क्या है। वेरिएशन मीन्स चेंज ऑफ जी। जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो आपको यहाँ से ही पता चल गया कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात हो रही है इस टॉपिक में। विद एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मीन्स हाइट। एल्टीट्यूड को आप हाइट कंसिडर कर सकते हैं, यानी जी की वैल्यू में चेंज आना। वेरिएशन का मतलब है चेंज, यानी जी की वैल्यू जब चेंज होगी हाइट के साथ। हाइट के साथ जी की वैल्यू डिक्रीज़ होती है या इंक्रीज़ होती है, इस टॉपिक में आपने यही चीज़ प्रूव करना है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जी हाइट जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो हाइट के साथ डिक्रीज़ होती है। जैसे जैसे हम हाइट को इंक्रीज़ करते हैं तो जी की वैल्यू जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो डिक्रीज़ होता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है हाइट के इंक्रीज़ होने के साथ। तो अगर शॉर्ट में आ जाए तो आपने सिंपली इतना ही लिखना है कि जी जो है द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज विद इंक्रीजेज इन एल्टीट्यूड या विद इंक्रीजेज इन हाइट। यदि जी की वैल्यू डिक्रीज़ होती है हाइट के साथ, जब आप हाइट इंक्रीज़ करेंगे तो जी की वैल्यू डिक्रीज़ होती है। द वैल्यू ऑफ जी इज़ इन्वर्सली, जब इन्वर्स रिलेशन है, आपको फिज़िक्स में एक डायरेक्ट रिलेशन होता है, एक इन्वर्स रिलेशन होता है। इन्वर्स रिलेशन का मतलब ये है कि अगर एक चीज़ इंक्रीज़ हो रहा है, एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी डिक्रीज़ होनी चाहिए। इसका मतलब है कि दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशन है, दोनों फिज़िकल क्वांटिटी के बीच में इन्वर्स रिलेशन है। सो जी और हाइट का भी इन्वर्स रिलेशन है, हाइट इंक्रीज़ होगी तो जी डिक्रीज़ होगी। सो द वैल्यू ऑफ जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। डिस्टेंस हम हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ से लेते हैं। ये न्यूटन की लॉ जब हमने पढ़ी थी तो वहाँ पर डिस्टेंस दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हमेशा फ्रॉम सेंटर टू सेंटर लेते हैं, इसलिए जी की वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का। और डिस्टेंस कहाँ से लेंगे? फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। सो ये बात आपने याद रखना है। उसके बाद ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये आपने लिखकर आपका शॉर्ट आंसर यहाँ तक कंप्लीट हुआ। हाँ, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो फिर आपने इसकी बाकायदा प्रूव करनी है, जो कि यहाँ से करेंगे। अच्छा, हमेशा जब भी आप कोई फ़िज़िक्स में प्रूव करेंगे तो प्रूव करने के लिए आपने कंसीडरेशन करनी होगी, यानी एक ग्राफ कंसीडर करना होगा, उस पर ही आप प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर हमने अर्थ लिया हुआ है, ये अर्थ है और ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है इस हाइट पर, एक स्पेसिफिक हाइट पर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है अर्थ से। अब आपने हाइट के साथ जी की वैल्यू किस तरह डिक्रीज़ होती है वो आपने प्रूव करना है। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ के मुताबिक ये इस ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में जो फोर्स होगा वो F इज़ इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। m1 की जगह हम इस ऑब्जेक्ट का मास लेंगे, m2 की जगह मास ऑफ अर्थ कंसीडर करेंगे, और d जो है वो डिस्टेंस है इस ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में। अब यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो एक्चुअली रेडियस ऑफ अर्थ, ये जो रेड लाइन से शो किया है, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस उसमें हाइट दोनों आ रहा है, यानी टोटल डिस्टेंस किस चीज़ के बराबर होगा? हाइट प्लस रेडियस ऑफ अर्थ, या रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट, टोटल डिस्टेंस ये है। तो अब फोर्स की जगह फोर्स उसी तरह, जी उसी तरह m1 की जगह मास ऑफ ऑब्जेक्ट लिया, m2 की जगह मास ऑफ अर्थ लिया, टोटल डिस्टेंस r प्लस h के बराबर है। यहाँ ग्राफ से क्लियरली दिखाई दे रहा है टोटल डिस्टेंस जो है वो r प्लस h के बराबर है। तो टोटल डिस्टेंस की जगह आपने r प्लस h लिया, डिस्टेंस पर स्क्वायर है तो r प्लस h पर भी क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, अब F की जगह, F यहाँ पर कौन सा फोर्स है? ये लीनियर फोर्स नहीं है बल्कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। इस ऑब्जेक्ट पर कौन सा फोर्स लग रहा है इस वक्त? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है। तो F की जगह आप वेट ले लें विच इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स, और वेट का फार्मूला होता है mg। तो वेट की जगह mg लिखा, यानी फोर्स की जगह हमने mg लिखा, विच इज़ इक्वल टू जी एम ई और मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय r प्लस h होल का स्क्वायर। अब स्मॉल मास से कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हुआ, दोनों m स्मॉल m है, दोनों कैंसिल हो गए। तो g ऑफ h इज़ इक्वल टू
कैपिटल जी ME डिवाइडेड बाय R प्लस H। अब हमें पता है कि कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और मास ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है, तो इन दोनों की जगह इक्वल और कांस्टेंट की जगह इक्वल और कांस्टेंट लिखा हमने। इक्वल और कांस्टेंट की जगह हम हमेशा ये साइन लिख सकते हैं। इस साइन को जब भी हटाएंगे तो इसकी जगह एक कांस्टेंट आएगा, एक इक्वल आएगा, तो इक्वल और कांस्टेंट की जगह हमने साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लिखा है, तो यहाँ पर ये होगा। अच्छा, अब यहाँ से प्रूव हुआ कि जी की वैल्यू जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एच के एल्टीट्यूड के। यहाँ आपको दिखाई रेडियस ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है, तो जी इज़ एक्चुअली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। ये एच जो है वो कहाँ से है, ये सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस है। इज इट क्लियर? या सरफेस ऑफ अर्थ से जो है वो आप कंसिडर कर लें। तो जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, बिकॉज सेंटर ऑफ अर्थ की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें रेडियस ऑफ अर्थ भी आ रहा है, सही, तो इसलिए जी एच इज़ इन्वर्सली, आप ये भी कह सकते हैं कि जी ऑफ एच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। इज इट क्लियर? तो ये बात हो गई। यहाँ से प्रूव हुआ कि जी की वैल्यू हाइट के साथ डिक्रीज़ होती है कि हाउ मच टाइम द वैल्यू ऑफ जी विल बी डिक्रीज, स्क्वायर टाइम यहाँ पर इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर टाइम डिक्रीज़ होगी। इज इट क्लियर? अब ये तो मैथमेटिकली हमने प्रूव किया कि जी की वैल्यू हाइट के साथ डिक्रीज़ होती है। फिज़िकली आपने अपने माइंड में इस बात को एक्सेप्ट कराना है कि जी की वैल्यू हाइट के साथ डिक्रीज़ होती है। फिज़िकली आप किस तरह इस बात को अपने माइंड में इंसर्ट करेंगे आप, वो ये है कि देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन ने हमें कहा था कि दो ऑब्जेक्ट हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एक फोर्स के साथ, और वो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मैसेस के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये जो स्मॉल डॉट से शो किया है ये एक ऑब्जेक्ट है। इज इट क्लियर? ये ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ अर्थ पर पड़ा हुआ है इस वक्त। अब इस ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में डिस्टेंस ये है। अब फोर्स जो है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इस ऑब्जेक्ट पर मैक्सिमम फोर्स होगा क्योंकि डिस्टेंस जो है वो इस वक्त मिनिमम डिस्टेंस है, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। यानी टोटल डिस्टेंस इस ऑब्जेक्ट पर कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है जो कि कांस्टेंट है। यही मिनिमम डिस्टेंस हो सकती है, इससे ज़्यादा अगर हाइट पर आप जाएंगे तो डिस्टेंस इंक्रीज़ होगा। फिर ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया दूसरी पोजीशन पर, अब थोड़ा सा हाइट भी गेन किया तो डिस्टेंस इंक्रीज़ हुआ। डिस्टेंस इंक्रीज़ होने के साथ फोर्स भी क्या होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज़ होगा, बिकॉज न्यूटन ने कहा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अब डिस्टेंस इंक्रीज़ हुआ तो फोर्स भी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ जब फोर्स डिक्रीज़ होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन डिक्रीज़ होगा। इसलिए हाइट इंक्रीज़ हुआ तो फोर्स डिक्रीज़ हुआ तो एक्सेलरेशन डिक्रीज़ हुआ। यहाँ से हमें पता चल गया। इज़ इट क्लियर? बिकॉज एक्सेलरेशन का डायरेक्ट लिंक फोर्स के साथ है। फोर्स जब डिक्रीज़ होगा तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन भी डिक्रीज़ होगा ना, बिकॉज मास तो कांस्टेंट है। अगर फोर्स डिक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन डिक्रीज़ हो रहा है। फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर कम लग रहा है तो वो कम एक्सेलरेट करेगा, फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर ज़्यादा लगेगा तो वो ज़्यादा एक्सेलरेट करेगा। तो इस पॉइंट पर फोर्स कम लगेगा, इसलिए जी की वैल्यू एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी क्या होगी, कम होगी। फिर हम तीसरे इस पॉइंट पर आ गए। अब हाइट और इंक्रीज़ किया, मज़ीद हमने हाइट इंक्रीज़ किया तो डिस्टेंस और इंक्रीज़ हुआ तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जब डिस्टेंस इंक्रीज़ होगा तो फोर्स डिक्रीज़ होगा, जब फोर्स डिक्रीज़ होगा तो एक्सेलरेशन डिक्रीज़ होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिक्रीज़ होगा। इज़ इट क्लियर? फिर हम इस पॉइंट पर आ गए। अब लेट्स सपोज कि ये पॉइंट जो है ये अर्थ आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड एक स्पेसिफिक लिमिट तक है। ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है, इस बाउंड्री तक अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है। इज़ इट क्लियर? अब ये सपोज़ करें कि ये जो पॉइंट है, ये जो लास्ट पॉइंट है, ये आउट ऑफ ग्रेविटेशनल, यानी इसकी बात कर रहा हूँ, ये ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर है। तो जब ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर है तो फिर अर्थ की इस पर कोई अट्रैक्शन नहीं होगी, यहाँ पर फोर्स ज़ीरो होगी। फोर्स कितनी होगी, ज़ीरो हो जाएगी। फोर्स जब ज़ीरो हो गई तो जब फोर्स ज़ीरो हो गया तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी क्या होगी, ज़ीरो होगी, बिकॉज मास तो ज़ीरो हो ही नहीं सकता है, मास तो कांस्टेंट है।
फोर्स ज़ीरो होगी तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो यहाँ से हमें क्लियरली पता चल गया है कि हाइट के इंक्रीज़ होने के साथ जी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ होती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिक्रीज़ होती है। फिज़िकली आपने इस बात को इस तरह समझना है, क्योंकि जब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिक्रीज़ होगी, वो क्यों होगी, वो इसलिए होगी क्योंकि फोर्स डिक्रीज़ हो रहा है। फोर्स डिक्रीज़ हो रहा है तो ग्रेविटेशनल फील्ड भी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी डेफिनेटली डिक्रीज़ होगी। यानी जब फोर्स ज़ीरो होगी तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगी। कहाँ ज़ीरो होगी, आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। जब आप ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाएंगे तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। इस बात को आप अपने माइंड में डाल दें। तो ये यहाँ तक हमारा टॉपिक था, और इसके बाद एक लास्ट पॉइंट आपने जो समझना है वो ये है, ये थर्ड पॉइंट। अच्छा, फिर यहाँ पर इस थर्ड पॉइंट में सिर्फ इतना कंसीडर किया है कि अगर हम हाइट को इंक्रीज़ करें 1 रेडियस के बराबर ले लें, यानी रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू क्या थी, आई थिंक 6 × 10⁶ मीटर। यानी अगर हाइट इतनी इंक्रीज़ हो जाए, यानी हम इतने हाइट पर चले जाए कि वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर आ जाए। इज़ इट क्लियर? यानी सरफेस ऑफ अर्थ से हम एक स्पेसिफिक हाइट पर चले जाए, वो हाइट रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर आ जाए, तो तब जी की वैल्यू कितनी डिक्रीज़ होगी? तब जो जी की वैल्यू डिक्रीज़ होगी वो जी डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगी, यानी इतनी गुना कम हो जाएगी। इज़ इट क्लियर? इट हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, वो हाइट जब, यानी वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर आ जाए अबाउ द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ के अबाउ, तो जी की वैल्यू विल बिकम g/4। जी की वैल्यू 4 गुना कम हो जाएगी। यानी हाइट के साथ तो जी की वैल्यू कम हो जाएगी ना, जब हम इतने हाइट पर चले जाएं कि वो हाइट रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर आ जाए, तो तब जी की वैल्यू 4 गुना कम हो जाएगी। इसी तरह दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हाइट को 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ ले लें, यानी हम इतनी ज़्यादा हाइट पर चले जाए कि वो रेडियस ऑफ अर्थ के 2 गुना आ जाए, यानी हाइट जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ का डबल आ जाए, यानी हाइट इज़ इक्वल टू, लेट्स सपोज हमने हाइट लिया, यानी सरफेस ऑफ अर्थ से हम इतने हाइट पर चले गए कि वो 2r के बराबर आ गए, तो तब जी की वैल्यू 9 टाइम्स कम हो जाएगी। यानी जी की वैल्यू, मैक्सिमम जी की वैल्यू 10 है, तो 9 पे डिवाइड करें तो जो भी, फॉर एग्जांपल 0 पॉइंट समथिंग जो भी वैल्यू आ गई, अब जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इस हाइट पर, r2 हाइट पर, इस हाइट पर जी की वैल्यू इतनी होगी 0.1 समथिंग मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। इज़ इट क्लियर? तो बस ये 2 पॉइंट भी आपने इसको समझना है। अगर लॉन्ग में आ जाए तो आपने प्रॉपरली डेरिवेशन करनी है, और पहला जो स्टेप था डिफाइन करना है, और फिर प्रॉपरली डेरिवेशन करनी है, और फिर उसके बाद ये 2 पॉइंट आपने एक्सप्लेन करने हैं। अब अगर इस पॉइंट को आपने मज़ीद समझना है कि यानी 9 टाइम क्यों कम हो गई, 4 टाइम क्यों कम हो गई, तो फार्मूला तो हमें पता है, जी का जो फार्मूला है जी ऑफ एच मीन्स, यानी हाइट, जी की वैल्यू हाइट पर, सिंपल जी जो है वो सरफेस ऑफ अर्थ पर होती है। यानी सरफेस ऑफ अर्थ पर जब कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हो तो तब हम जी की वैल्यू सिंपल जी से डिनोट करते हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक हाइट पर चले गए एरोप्लेन के ज़रिए, जिस चीज़ के भी ज़रिए, तो फिर आप जी ऑफ एच की वैल्यू यूज़ करेंगे, यानी द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट स्पेसिफिक हाइट। अच्छा, ये 9 टाइम क्यों कम होगी और 4 टाइम क्यों कम होगी? बिकॉज जी ऑफ एच इज़ इक्वल टू कैपिटल जी एम ई मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय आर प्लस एच होल का स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ पर h की जगह, यानी h की जगह, h कितनी हाइट है, अगर h जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर आ जाए, तो यहाँ आप रेडियस ऑफ h की जगह रेडियस ऑफ अर्थ लिखेंगे। r प्लस आर कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी ना, r प्लस आर 2r के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ मैं लिखूँगा 2r और स्क्वायर आ जाएगा। तो अब 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। तो 2 का स्क्वायर जब 4 होगा और r का स्क्वायर r आ जाएगा, तो यानी ये पूरी जो वैल्यू है जी ऑफ एम ई, ये 4 पर डिवाइड हो जाएगी, 4 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब ये तो जी, यानी जब हाइट 0 होगी, सरफेस ऑफ अर्थ पर ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो तब जी का फार्मूला क्या बनेगा, जी एम ई आर स्क्वायर होगा ना। ये जी है, जी की वैल्यू है, ये किस चीज़ की वैल्यू है, जी की वैल्यू है एट द सरफेस ऑफ अर्थ। ये किस चीज़ पर डिवाइड हो रहा है, 4। इसकी जगह मैं जी लिखूँगा, यानी जी ऑफ एच इज़ इक्वल टू, इसकी जगह जी लिखूँगा
डिवाइडेड बाय किस चीज़ पर डिवाइड हो रहा है, 4 पर डिवाइड हो रहा है, 4 पर डिवाइड हो रहा है। तो जी की वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ के हाइट के बराबर जी की वैल्यू 4 टाइम्स कम होगी। इसी तरह अगर आप 2r ले लें तो तब 9 आ जाएगा, बिकॉज r प्लस 2r 3r आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो इसलिए जी की वैल्यू 9 टाइम कम हो जाएगी। तो ये टॉपिक यहाँ तक ख़त्म हुआ।